बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है फर्स्ट हमारा एनएमडी कैट 2023 के लिए जो है हमारे पास लेक्चर है होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस का लेक्चर है। सर आप ये बात जो है जानकर हैरान हो रहे होंगे कि होम्योस्टेसिस जो है वो पीएमसी के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो फिर हम होम्योस्टेसिस को क्यों पढ़ रहे हैं। जो पहले बंदे बात जानते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो पहली दफ़ा सुन रहे हैं उनके लिए अर्ज़ है कि क्योंकि अब जो है ना हमारे पास पीएमडीसी के जो है ना जाने आने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा हैं, और पीएमसी के जो है ना वो जाने के चांसेस क्या हैं वो ज़्यादा हैं। तो जब पीएमएनडीसी हमारे पास आ गई है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एनएमडी कैट या प्रोविंशियल एम कैट या एमडी कैट वो कौन कंडक्ट करेगा। वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ये अब जो है ना कंडक्ट करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कंडक्ट करेगी तो जो है दो किस्म की पॉसिबिलिटीज़ जो है ना अराइज कर सकती हैं। एक ये हो सकती है कि क्या यूएचएस जो है ना वो सिलेबस जो है ना अगला पीएमसी वाला ही रखे, वही पीएम सिलेबस फॉलो हो जो कि पीएमसी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है 2022 का। और दूसरी प्रोबेबिलिटी वो ये है कि सिलेबस माइट बी चेंज्ड। अगर चेंज हो जाता है तो उसके बारे में हमने किस तरह तैयारी करनी है। जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक जो है हमने एक मोहतात अंदाज से तैयारी करनी है, एक मोहतात अंदाजे की तरफ जाना है। तो वो मोहतात अंदाज़ा क्या है कि यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ये और पीएमसी का सिलेबस तो हमारे पास वैसे ही जो है पड़ा हुआ है। पीएमसी का सिलेबस हमारे पास पड़ा हुआ है, और यूएचएस की अगर 2019 और इसके से पहले के अगर हम सिलेबस की एनालिसिस करें तो तकरीबन हमारे पास देखें तो 18 से 19 चैप्टर हुआ करते थे, और पीएमसी के मुताबिक हमारे पास 13 चैप्टर हैं। तो इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तकरीबन मिला के 6 चैप्टर्स का जो है ना वो फ़र्क आ रहा है कि यूएचएस जो है ना, जब यूएचएस का हमारे पास हुआ करता था टाइम पीरियड उस वक्त हमारे पास 19 चैप्टर हुआ करते थे, कभी 18 हो जाते थे, कभी 20 हो जाते थे। एवरेज जो है 19 चैप्टर जो है हुआ करते थे। अब हम क्या करेंगे, वो यूएचएस पीएमसी का तो हम 13 जो है ना वो तो करेंगे ही करेंगे, और उसके साथ हम जो है ना 5-6 चैप्टर ऐसे करेंगे जो कि यूएचएस पिछले सालों में देता रहा है, जो कि अब पीएमसी के सिलेबस में नहीं है। तो उसमें से अगर हम बात करें तो होम्योस्टेसिस जो है ये वाला टॉपिक ये यूएचएस के पैटर्न के मुताबिक बड़ा फॉलो होता रहा है। काफ़ी अर्थ जो है ना ये यूएचएस के जो है सिलेबस का हिस्सा रहा है। और होम्योस्टेसिस सारा नहीं होता था। अगर मेन फोकस हमने हर चीज चैप्टर पे मेन फोकस वो चीज़ रखनी है जो कि यूएचएस के सिलेबस में शामिल थी और पीएमसी के सिलेबस में शामिल थी, और बाकियों को भी हमने चैप्टर कंप्लीट करना है, लेकिन इस तरह कंप्लीट करना है कि जो है ना उनको सरसरी तौर पर उनको हम देख लें, अगर उनमें से कोई चीज़ आ जाती है तो वो हमारी समझ में आ जाए। लेकिन जो यूएचएस के सिलेबस में कुछ चीज़ें शामिल हुआ करती थी, और वो वाली चीज़ें जो हमारे पास पीएमसी के सिलेबस में शामिल हैं उनको हमने डिटेल के साथ उनको हमने बड़े अच्छे तरीके से कवर कप करना है, क्योंकि मैक्सिमम चांस यही है कि अगर सिलेबस तब्दील होता है तो वो हाई यील्ड टॉपिक जो हैं यूएचएस के और पीएमसी के वही आएंगे। मतलब अगर सिलेबस तब्दील होता है तो कितना तब्दील होगा सिलेबस, वो जो पीएमसी वाला है वो तो रहेगा, वो तो लाजमी तौर पर रहेगा, और उसके साथ कुछ चंद एक चैप्टर्स ऐड हो जाएंगे। अगर हम बात करें तो होम्योस्टेसिस में हमारे पास थर्मो रेगुलेशन आती रही है, थर्मो रेगुलेशन ओस्मो रेगुलेशन आती रही है, और ओस्मो रेगुलेशन में भी सबसे ज़्यादा किडनी वाला पोर्शन जो है ना वो बहुत कसरत से आता रहा है। किडनी और किडनी के प्रॉब्लम्स ये मेन टॉपिक हुआ करता था होम्योस्टेसिस का। बाकी सारा इसका फीडबैक मैकेनिज्म वगैरह आते थे। अगर एक ये हमारे पास वो चैप्टर है जो हमने इजाफी करना है। अगर हम आगे चलें बायोटेक्नोलॉजी जो है ना वो आया करता था चैप्टर यूएचएस में, वो हमने करना है। सेल साइकिल आया करता था, वो वाला हमने करना है। और हमारे पास क्रोमोसोम और डीएनए वाला चैप्टर का हमने करना है। मतलब 4 चैप्टर तो सेकंड ईयर में से ही हमारे जो है ना इजाफी करेंगे हम, और पीएमसी के साथ साथ। और 2 चैप्टर हम 2-3 चैप्टर जो हैं
वो 11th में इसे करेंगे, जैसे प्रोटोक्टिस्टा, फंजाई और प्लांट्स का कुछ टॉपिक हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम यूएचए, अब हम अपने होम्योस्टेसिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि होम्योस्टेसिस से जानने से पहले सबसे फ़र्ज करते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर क्या है। दो किस्म के सिस्टम चल रहे होते हैं। एक हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, ये बॉडी है। फ़र्ज़ करो ये बॉडी है, बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट है और बॉडी के बाहर जो है हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो रैपिडली चेंज होता रहता है, एडवर्सली चेंज होता रहता है। और हमने क्या करना होता है कि बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन रखना होता है। और जो है फ्लक्चुएशन अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ भी जाती है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को उससे बचाना होता है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना, उसको जो है बाहर की फ्लक्चुएशन से बचाना, ये क्या है हमारे पास होम्योस्टेसिस होता है। मतलब अंदरूनी हमारे पास जो कंडीशंस हैं उनको हत्तल इम्कान हम क्या कर रखेंगे, सेम रखेंगे। अपनी हमारी कोशिश यही होगी कि उनको सेम रखा जाए। अगर वो चेंज भी होती हैं तो नैरो रेंज में चेंज हो एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल टेम्परेचर। एक्सटर्नल टेम्परेचर हो सकता है ओस्मोर हो गया, रेगुलरिटी हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, सल्यूट की कंसनट्रेशन होती है। तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी ज़्यादा तब्दील हो रही हैं तो हम उसकी रेंज को, जब वो इंटरनल इन्वायरमेंट में पहुँचें तो हम उनकी रेंज को कम कर दें। अगर हम देखें तो हर ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन जब हुआ है तो उसका एक मखसूस इंटरनल इन्वायरमेंट है और उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होता है जहाँ वो रहता है, और उसका इंटरनल इन्वायरमेंट भी होता है। और उस हर ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एक्सटेंट होती है कि वो क्या करे, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखें। क्योंकि बैरूनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स और उसके जो सारे के सारे कंपोनेंट हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। टेम्परेचर की अगर हम डेली टेम्परेचर की बात करें तो सर्दियों में टेम्परेचर -6 तक भी चला जाता है। और अगर गर्मियों का टेम्परेचर की बात करें तो 25 से ऊपर एवरेज, मतलब ये तकरीबन टेम्परेचर चेंज तकरीबन कितना आ रहा है, तकरीबन 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है। लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट जो है हमारा, अगर बॉडी का टेम्परेचर की देखें तो वो नैरो रेंज में ही तब्दील हो सकता है। बॉडी उसको मेंटेन रखती है 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। 36.1 से लेके 37 पॉइंट जो है वो समथिंग कोई 8 तक जो है हमारे पास बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इसी रेंज में ही मेंटेन करता रहता है, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे पास तब्दील होता भी रहे। तो इस तरह इंटरनल, ये हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आ रही है और इंटरनल इन्वायरमेंट में जो कम चेंज आ रही है। और इस तरह बैरूनी जो फ्लक्चुएशन हो रही हैं उनसे हमारी बॉडी को क्या किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को ही हमारे पास होम्योस्टेसिस कहते हैं। जो अंदरूनी हमारे पास बॉडी के अंदर जो चीज़ों को मेंटेन करके रख रहे हैं, उसी मेंटेन करने के अमल को ही हमारे पास होम्योस्टेसिस कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये आता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं इस किस्म के, डेफिनेशन से एमसीक्यूज उठा सकते हैं, लाइनों से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी इसकी डेफिनेशन। तो होम्योस्टेसिस का क्या है, कीप्स इंटरनल फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज। इंटरनल फ्लक्चुएशन को जो है नैरो रेंज के अंदर रखा जाता है। और इसके लिए हमारे पास कई किस्म के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। जैसे फिजिकल कंट्रोल सिस्टम होता है हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम होता है। आगे, मोस्ट सस्केप्टेबल कंपोनेंट जो है इंटरनल इन्वायरमेंट के, इंटरनल इन्वायरमेंट जो है ना वो वाले कंपोनेंट जो तब्दील हो सकते हैं। मोस्ट सस्केप्टेबल कंपोनेंट्स कौन से हैं जिन पे बैरूनी जो फ्लक्चुएशन है वो असरअंदाज हो सकती हैं। तो वो हमारे पास क्या है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं वाटर है, सल्यूट है और टेम्परेचर है। ये वो तीन कंपोनेंट हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट के ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ये मोस्ट सस्केप्टेबल कंपोनेंट होते हैं। आगे हमारे पास एलिमिनेशन का जो प्रोसेस होता है, एलिमिनेशन हार्मफुल नाइट्रोजनियस वेस्ट का, वो भी हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है।
तो ये हमारे पास MCQs के रेफरेंस से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे अगर बात करें, मतलब ये डिपेंड करता है वाटर के आगे आगे अगर बात करें हम मज़ीद आगे कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं। मतलब अगर हम ओस्मो रेगुलेशन की बात करें तो सल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का नाम ओस्मो रेगुलेशन है इंटरनल इन्वायरमेंट में। अगर देखें मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म का अंदरूनी इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म है और उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान जो हम मेंटेन करते हैं क्या, सल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। सल्यूट और वाटर को मेंटेन जब रखते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट उसमें, उसको क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन। आगे एलिमिनेशन, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स काम करते हैं उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और जो अंदरूनी हम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन है। ये हमारे पास MCQs के रेफरेंस से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आ गए हैं। अगर हम आगे चलें, थोड़ा आगे चलते जाएं तो होम्योस्टेसिस के बारे में इम्पोर्टेंट ये बात लिखी हुई है। क्या, होम्योस्टेसिस इज द सेंट्रल रिक्वायरमेंट इन मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच, मतलब होम्योस ये भी आ सकती है कि कौन सी चीज़ जो है सेंट्रल रिक्वायरमेंट है। आगे कुछ अलग सी चीज़ें आ सकती हैं तो MCQs में इस तरह भी आ सकता है। मतलब हमने बायोलॉजी को इस तरह लेके चलना है, हर चीज़ को हमने इस तरह लेके चलना है क्योंकि MD कैट हमारे पास क्या है, MCQs एक पेपर होता है। तो हमने MCQs के रेफरेंस से हम उसको लेके चलेंगे, ना कि किसी और चीज़ से। मतलब कैसे MCQs आ सकता है, कैसे कंसेप्चुअल MCQs आ सकता है, कैसे रट्टा बेस MCQs आ सकता है, हमने सब के लिए वो तैयार रहना होता है। अगर हम बात करें आगे क्या है, होम्योस्टेसिस विच कंपेल द अडाप्टेशन इन द कांस्टेंट चेंजिंग कंडीशन एंड कंट्रीब्यूट एवोल्यूशनरी प्रोसेस। जो चेंजिंग कंडीशन जो होती हैं बैरूनी इन्वायरमेंट की, उनमें भी हमारे पास अडाप्टेशन होती हैं। मतलब बैरूनी अगर तब्दीलियाँ आ भी रही हैं ऐसे, तब भी हमारी बॉडी के अंदर जब हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में अडाप्टेशन होती हैं, हम अडाप्ट कर लेते हैं उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, चाहे चेंजिंग भी हो, वो होम्योस्टेसिस की वजह से होता है। और इसी तरह एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान में भी ये मदद करता है। अगर चेंजिंग इन्वायरमेंट जो मेंटेन कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म, चेंजिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या है, सेलेक्ट हो जाते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते, जब इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वो क्या करेंगे, चले जाएंगे। अगर हम बात करें मुख्तलिफ पीरियड की, जैसे हमारे पास मीज़ोज़ोइक इरा की अगर हम बात करें, ये इन्फॉर्मेशन इजाफी है। अगर हम बात करें तो देखेंगे तो कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट थे उसमें रेप्टाइल्स की कसरत पाई जाती थी, रेप्टाइल की फ्लरिशिंग वो इरा था। वो बाद में जो है मीसोजोइक इरा जब चला गया, वो सीनोजोइक इरा आ गया, तो हमारे पास मैमल्स आ गए। मैमल्स के लिए वो बात क्या हो गई, फेवरेबल हो गई। और जो बड़े ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए हमारे पास जो रेप्टाइल थे वो क्या हो गया, फ्लरिश हो गए। वो फ्लरिश नहीं हुए बल्कि अनफ्लरिश हो गए, और मैमल्स का ईरा फिर आ गया। जैसे जुरासिक में हमारे पास डायनासोर वगैरह भी थे, तो बाद में अब हमारे पास वो नहीं है, अब मैमल्स का ईरा है। तो इस तरह जो चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडाप्ट करते हैं वो वही एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। अगर अगर हम बात करें, एक हमारे पास है, जिस तरह हम हमारी बॉडी का एक इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये हमारी बॉडी है, फ़र्ज़ करो ये हमारी क्या है, बॉडी है। तो ये इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस क्या होंगी, ज़्यादा, इस इन्वायरमेंट में ज़्यादा चेंजेस होंगी। और ये हमारी बॉडी का जो है इंटरनल इन्वायरमेंट है, और इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस क्या होंगी, लो होंगी। मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की ये चेंजेस हैं, तो इंटरनल इन्वायरमेंट की ये चेंजेस होंगी। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में भी आगे सेलुलर लेवल है, इधर भी हमारे पास ये सेलुलर लेवल है। तो इधर सेलुलर लेवल पे जब हम आएंगे तो फिर इन्वायरमेंट की चीज़ें और ज़्यादा कम होंगी। इधर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर, जो है एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये बॉडी के अंदर ही एक्स्ट्रा सेलुलर
इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब सेल से बाहर वाला इन्वायरमेंट लेकिन बॉडी के अंदर वाला इन्वायरमेंट। और ये हमारे पास इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, मतलब इंट्रा सेलुलर और वो भी इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल या ऑब्वियसली बॉडी के अंदर ही सेल है, तो एक इंट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट होता है हमारे पास, एक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। जो होता है ना इंट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट, उसमें जो है चेंजेस की रेंजेस और ज़्यादा कम हो जाती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा और चेंजेस को भी हम मेंटेन करते हैं, वाटर को, सल्यूट को, कंसंट्रेशन को, हाइड्रोफोबिसिटी, हाइड्रोफिलिसिटी, मतलब उधर चेंजेस को हम और ज़्यादा मिनिमाइज़ करते हैं। अगर ये हमारे पास बात करें हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की हैं, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट की हैं, तो जब हमारे पास इंट्रा सेलुलर की बात होगी तो वो इतनी सी रह जाएंगी, मतलब इधर और ज़्यादा मेंटेन की जाएंगी चीज़ें। तो ये अगले जो हमारे पास पैराग्राफ है इसमें ये लिखा हुआ है, ये एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त है, मतलब ये हमारे पास लेक्चर इस किस्म के जो हैं वो एफएससी के स्टूडेंट्स को भी उतना फ़ायदा ही देंगे जितना हमारे पास किसी एम कैट के रिपीटर को ये फ़ायदा देने जा रहे हैं। तो ये वो बात कर रहा है इधर। तो अगर हम देखें लाइक कंट्रोल सिस्टम अमंग इंट्रासेलुलर सेल के दरमियान एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर सेल के अंदर और इंटरसेलुलर सेल के दरमियान। इंट्रासेलुलर एक इन्वायरमेंट होता है हमारे पास, और एक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो एट सेल लेवल। ये सेल लेवल पे जब हम चेंजेस आती हैं तो और ज़्यादा नैरो डाउन हो जाती हैं, मतलब नैरो रेंज में ये इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में जो विद इन दी सेल मेम्ब्रेन हो रहा होती है एक्टिविटी, उसमें हम चेंजेस जो हैं और ज़्यादा उसको मेंटेन करते हैं, और ज़्यादा उसमें जो है रेगुलरिटी लेके आते हैं एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारे पास कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर, जैसे वैस्कुलर एंड अदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है सेल्स के बाहर वाला हिस्सा होता है, तो यहाँ चेंजेस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा कम होगी, लेकिन इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से ज़्यादा होंगी। हेयर इन एडिशन टू सल्यूट और वाटर के अलावा जो है हमारे पास मेटाबोलाइट्स को भी हम मेंटेन रखते हैं, हार्मोन्स को भी मेंटेन रखते हैं और एक नई रेंज के मुताबिक रखते हैं। अब अगर हम होमियोस्टेसिस के बारे में एक और अहम बात अगर हम बात आपको बताएं, तो इसका मतलब ये नहीं है होमियोस्टेसिस का कि बॉडी की इंटरनल वार्मेंट है, इंटरनल वार्मेंट जो है मतलब फ़र्ज़ करो 37 डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, और एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो बॉडी का ये जो है एग्जैक्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। होम्योस्टेसिस को मेंटेन एग्जैक्ट 37 नहीं रखेगी, लेकिन इसको फ्लक्चुएशन को बहुत ज़्यादा कम कर लेगी, मतलब अगर इससे तब्दील होता है ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, जितना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीली आ रही है उतनी उसको नैरो डाउन कर देगा, लेकिन ये जो है ना एग्जैक्ट 37 नहीं रखेगा, क्योंकि बाहर अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 37 से कुछ पॉइंट ऊपर चला जा सकता है, और बाहर का टेम्परेचर अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से कुछ नीचे जा सकता है, लेकिन वो इतना ही नीचे जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गया तो 36 पॉइंट हमारे पास 1 तक जा सकता है, और इससे भी जो है ऊपर ही रहेगा 36.7 36 पॉइंट हमारे पास 8 36.9, और इसी तरह अगर ऊपर जाएँ तो 37.7 37.8 37.1 37.2 इस रेंज में ही रहेगा हमारे पास, मतलब तकरीबन ये उसकी रेगुलरिटी उसकी फ्लक्चुएशन को जो है मिनिमाइज़ कर देगी, लेकिन एग्जैक्ट जो है ज़रूरी नहीं है कि वो जो है एग्जैक्ट जो है फिगर वही रखे होम्योस्टेसिस, मतलब एक फ़िक्स इंटरनल इन्वायरमेंट जो है ना वो नहीं रह सकती, मतलब फ़िक्स नहीं रख सकती, लेकिन उसको मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। चेंजेस मेंटेन विद इन द स्पेसिफिक रेंज आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, लेकिन ये मुख्तलिफ उस रेंजेस में रखती है, मतलब 36.1 से ये ऊपर ही रखेगी बॉडी का टेम्परेचर, चाहे हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कितनी ही सर्दी क्यों ना हो जाए, और 36 पॉइंट जो भी है हमारे पास आगे 7 या 8 या 6, और इससे हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नीचे ही रखेगी, और इस रेंज के अंदर ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रखेगी, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कितना ही तब्दील क्यों ना हो जाए।
अगर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो वाटर अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, इसी तरह टेम्परेचर की बात हो रही है, अगर ओस्मोसिस की बात करें, ओस्मोरेगुलेशन की बात करें, तो वाटर अवेलेबिलिटी जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऐसा भी हो सकता है कि अबंडेंट वाटर हमारे पास इन्वायरमेंट में आ जाए, बहुत ज़्यादा वाटर है जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही ड्राई कंडीशन आ जाए। लेकिन बॉडी में जो वाटर की एक मकदार है उसको मेंटेन करने की ये उस होम्योस्टेसिस हद इम्कान कोशिश करेगी। मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट्स में अगर जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, बाहर बहुत ज़्यादा पानी आ जाए या बहुत ज़्यादा कम पानी आ जाए, तो हमारी बॉडी का जो है वाटर लेवल वो ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा अबंडेंस में, और कम हो सकता है कम होने में, लेकिन उसकी रेंज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी हमारे पास। इंटरनल इन्वायरमेंट्स में वेरी इन रिस्पॉन्स टू द अबंडेंट सप्लाई इन ड्राई कंडीशन बट इन अ नैरो रेंज। तो कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी का जो है ना, हमारे पास बहुत ज़्यादा अगर पानी बाहर हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा पानी हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारे होम्योस्टेसिस नहीं आने की देगी, हमारी बॉडी को फ्लडेड विद वाटर नहीं होने देगी होम्योस्टेसिस। अगर हमारे पास अगर बाहर डिहाइड्रेशन का दौर चल रहा है, ड्राई कंडीशन चल रही हैं, तो हमारी बॉडी को वो बिल्कुल ही जो है ड्राई नहीं होने देगी, होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर जो है वाटर का लेवल मखसूस हद तक मेंटेन कर रखेगी। अगर हमारा रेंज की भी बातें आती हैं, अगर हमारा रेंज मसलन अगर हमारे पास ब्लड टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा सर्द है तो हमारे पास बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो ऑर्गेनिज्म क्रिटिकल होते हैं, मसलन हमारे पास जो है लंग्स, हमारे पास हार्ट, ब्रेन्स, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास क्या रखा जाएगा, मेंटेन रखा जाएगा, और रेंजेस को भी कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। और बॉडी जो एक्सपोज हो रही है एनवायरनमेंट को, उसको भी हम कम या ज़्यादा कर रहे हैं, कितनी बॉडी की रेंज हमारे पास एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर हमें फ़र्ज़ करो कि ज़्यादा पानी इवेपोरेट करने की ज़रूरत होती है, तो हम अपनी बॉडी को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर कम वाटर रिजर्वेशन की हमें ज़रूरत होता है, हम बॉडी को कंप्रेस कर सकते हैं। अगर हमारे बॉडी ज़्यादा न्यूट्रिएंट हमारे पास हैं तो हम रेंजेस हमारी ज़्यादा हो सकती हैं, हम चल फिर भी ज़्यादा सकते हैं, और जब हमारे पास न्यूट्रिएंट कम हो तो हमारे पास रेंजेस हमारे पास कम हो जाती हैं। तो मतलब अडाप्टेशन लोअर लेवल ऑफ रेंज एंड ड्राई कंडीशन में रेंजेस हमारे पास क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, एंड टू हायर लेवल ऑफ रेंज एंड अबंडेंट सप्लाई, और अबंडेंट सप्लाई में हमारे पास रेंजेस हाई हो जाती हैं। तो ये एमसीक्यूज के रेफरेंस से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इंटरनल फ्लक्चुएशंस इस तरह क्या होती हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुकाबले में कम होती हैं। मज़ीद आगे हम पढ़ सकते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम कई किस्म की रेगुलेशन करता है, बॉडी में टेम्परेचर की रेगुलेशन करता है, साल्ट की रेगुलेशन करता है, ओस्मोसिस करता है। तो इसका जो है वर्क किस तरह करता है एग्जैक्टली ऑन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, ये फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की तरह ही बिल्कुल हमारा जो सिस्टम है वो वर्क करता है। तो इसके कंपोनेंट्स हमारे पास कितने होते हैं, 3। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। जैसे और 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और अफेक्टर्स। रिसेप्टर ने रिसेप्शन करनी होती है कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, कंट्रोल सिस्टम ने सिग्नल देना होता है, और अफेक्टर ने अपना अफेक्ट दिखाना होता है। अगर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करें और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम किस तरह वर्क करता है, तो हमारे पास सबसे पहले तो सेंसर होना चाहिए जो सेंस करे टेम्परेचर को, और सेंस करने वाला आला हमारे पास फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में क्या हो सकता है, थर्मोमीटर होता है। तो वो टेम्परेचर को चेंज को क्या करता है, सेट पॉइंट से मॉनिटर करता है। आगे बॉडी का टेम्परेचर अगर हम कमरे का टेम्परेचर हो रहा है कम, तो वो स्विच हीटर ऑन करता है, और अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई हो रहा है तो वो कूलिंग यूनिट को ऑन करने का रिस्पॉन्स देता है। आगे लिविंग सिस्टम के अगर सिस्टम की बात करें, तो हमारी बॉडी का भी एक सेट पॉइंट है। तो हमारी बॉडी में अगर सेट पॉइंट से ज़्यादा हो जाएं तो हमारे बॉडी के जो रिसेप्टर होते हैं उस टेम्परेचर को क्या करेंगे, मेजर करेंगे।
और अफेक्टर, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो बॉडी को ज़्यादा टेम्परेचर देने वाले फैक्टर फंक्शनल हो जाएंगे, और बॉडी को का अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो कम करने वाले फैक्टर फंक्शनल हो जाएंगे। तो ये रिसेप्टर हमारे पास हाइपोथैलेमस में पाई जाती हैं, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और फिर फैक्टर हमारे पास जैसे शीवरिंग, नॉन शीवरिंग मैकेनिज़्म होता है, मुख्तलिफ़ तरीके से हमारे पास हीट जनरेट होती है जो आगे हम पढ़ेंगे। तो बॉडी, जब हमारी बॉडी में अच्छी खासी और थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई होता है और हीट पैदा होती है। जब हीट पैदा हो जाती है तो सिग्नल दोबारा ब्रेन की तरफ जाता है। जब टेम्परेचर हाई होने लगता है तो फिर इस सारे प्रोसेस को रोक दिया जाता है और मेंटेन किया जाता है। और इसी तरह जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास जो है ब्लड वेसल्स जो हैं ऊपर आ जाती हैं, ज़्यादा हमें पसीना आता है, स्वीटिंग मैकेनिज्म होती है जिससे हमें कूलिंग आती है। तो ये हमारे इस तरह बॉडी का सिस्टम हमारे पास वर्क करता है। तो ये रिसेप्टर जो सेंसर होते हैं टेम्परेचर चेंज को डिफेक्ट करते हैं, क्यों क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। इंक्रीज सिग्नल टू कंट्रोल सेंटर, जैसे हमारे पास इंक्रीज हो गया है अगर बॉडी का टेम्परेचर, तो कंट्रोल सेंटर को क्या क्या करेंगे, पैगाम देंगे। तो कूलिंग सिस्टम को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। अगर कूलिंग हो रही है तो वार्म सेंसिंग को एक्टिवेट करेंगे। आगे डिटेक्शन ऑफ चेंज, और ये सारे प्रोसेस को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग ऑफ अ फैक्टर रिस्पॉन्स टू कंट्रोल द सिस्टम इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। ये एमसीक्यूज के रेफरेंस से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास इनवर्स अफेक्टर्स रिस्पांस, फैक्टर्स का रिस्पांस उसके इन्वर्स होता है कंडीशन के। अगर हमारे पास बात करें तो कोल्डनेस हमें शो हो रही है तो हमारे फैक्टर्स वार्म करेंगे, और वार्म शो हो रही है तो हमारे फैक्टर क्या करेंगे, कोल्ड जो है ना वो शो करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स फीडबैक मैकेनिज्म या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स। कूलिंग फैक्टर जब रिस्पॉन्स टू वार्म सेंसिंग, जब कूलिंग फैक्टर हैं तो वो कूलिंग काज करेंगे। तो जब हमें वार्म आएगी तो तब वो कूलिंग काज करेंगे, तो जब तब जाके वो ओपन होंगे। तो ये प्रोसेस था हमारे पास होम्योस्टेसिस का। आगे मज़ीद पढ़ते हैं आधे घंटे तक। तो ये अगर हम बात करें, जो हमने पीछे वो बात पढ़ी थी, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो फ्लक्चुएशन क्या होती हैं, वाइडर रेंज में होती हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन से इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन हमारे पास वाइडर रेंज में होती हैं। तो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो होता है जिसमें हमारे पास फ्लक्चुएशन एक वाइडर रेंज में होती हैं। अगर हमारे पास बात करें एक्सट्रीम अगे फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज, जो बॉडी के अंदर, ये बॉडी है हमारे पास, ये वाली, तो बॉडी के अंदर जो हमारे पास ये फ्लक्चुएशन क्या है, नैरो रेंज में होती है, क्योंकि इधर हमारे पास ये कंट्रोल सिस्टम होता है। कंट्रोल सिस्टम उनको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हम इंट्रा सेलुलर की बात करते हैं तो इधर फ्लक्चुएशन बिल्कुल ही नैरो रेंज में होती है, एक्सट्रीमली नैरो। मतलब इधर वाइडर रेंज में कहाँ होती हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। नैरो रेंज में कहाँ होती हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट में। और वो कौन सा, एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट। और एक्सट्रीमली नैरो जो है इन फ्लक्चुएशन की बात करें तो वो इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में होती हैं। ये सेल के अंदर भी, ये देखो इधर इधर भी कंट्रोल सिस्टम है, ये बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास। और ये सेल के अंदर भी ये वाला एक कंट्रोल सिस्टम हमारे पास लगा होता है, जो बॉडी की अंदरूनी चीज़ों को भी कंट्रोल कर रहा होता है। आगे ओस्मोरेगुलेशन क्या होता है, ओस्मोरेगुलेशन पहले हम पढ़ चुके हैं कि वाटर और सल्यूट की कंसनट्रेशन हम मेंटेन रखते हैं, और बाकी फेडरल वगैरह से भी हम कवर अप करते जाएंगे साथ साथ। हमारे पास अभी 7 मंथ हैं, हमारा जो है ना फर्स्ट पीरियड था, तो फर्स्ट सेशन था, तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है और थोड़ा सा हमने पढ़ा है। तो आगे हम मज़ीद जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 7 मंथ में से 4 मंथ के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, सिलेबस को एक दफ़ा 19 चैप्टर जो हैं इनको हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, और इतनी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर आगे हम जो है ना बाकी सारा प्रोसेस प्रैक्टिस करेंगे थ्रू आउट द, जब तक एम कैट नहीं हो जाता हमारे पास, तो हम जो है ना इसकी 68 में से 68 लेंगे, हम इंशाल्लाह हम लेंगे।